हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिटी में जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारे मूल अधिकार ही चल रहे हैं। आज हमारी इस टॉपिक की 27वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं की हैं तो प्लीज़ आप एक बार पहली क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार, उसी को पढ़ रहे थे। तो उसमें भी हमारा आर्टिकल 22 चल रहा था। अब तक जितने आर्टिकल आते हैं 19 से 22 तक, 21 आर्टिकल तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 भी हमारा आधा हो गया था। आर्टिकल 22 में भी हमने क्या पढ़ लिया था। आर्टिकल 22 है क्या। आर्टिकल 22 है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो हमने ये पढ़ा था इसमें कि जो आर्टिकल 22 है उसको भी दो भागों में विभाजित किया है। तो वो दोनों जो भाग हैं वो हमने कवर कर लिए थे। अब हम उसके आगे का आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की जो क्लास है हम आगे जो हमें पढ़ना है वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है उसके आगे कि अनुच्छेद 22 जो आर्टिकल 22 है संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि क्या बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध या का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बात ये होगी। अगली बात क्या है इसमें आर्टिकल 22 में ही अगली बात ये बताई गई है कि संसद को किस लिए अधिकृत करता है। अगली बात ये है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। फिर तीसरी क्या है कि जो जांच में जो सलाहकार बोर्ड है उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाली जो प्रक्रिया है, तो ये आ गई इसमें। फिर इसके साथ ही साथ आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है इसमें कि जो 44वें जो संविधान अधिनियम है उसमें कब 1978 द्वारा क्या हुआ था। 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 माह से 2 माह कर दिया गया। अब 44वां जो संविधान अधिनियम आया कब 1978 में, तो उसके द्वारा क्या किया गया, जो निरोध की अवधि है उससे क्या किया गया, बिना सलाहकार बोर्ड की राय के उसको 3 महीने से घटाकर 2 माह कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। जबकि क्या है कि जो निरोध की अवधि है वो 3 माह की जो है वो अभी भी क्या है, जारी है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है। आगे बताया गया है कि संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। अब जो संविधान है उसने जो भी हिरासत के मामले हैं, हिरासत से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसको वैधानिक शक्तियों को, उसकी जो वैधानिक शक्तियां हैं संसद और विधानमंडल के बीच डिवाइड किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेशी मामलों एवं भारत की सुरक्षा से के संबंध में विशेष अधिकार हैं। अब साथ ही साथ क्या है कि जो संसद है, संसद के बाद संसद के जो पास है, संसद के पास क्या है, जो निवारक निरोध है, रक्षा, विदेशी मामलों एवं भारत की जो सुरक्षा है उसके संबंध में विशेष अधिकार है संसद के पास। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जो संसद है और जो विधानमंडल है दोनों को ही वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, ठीक है, कोई भी किसी भी वस्तु की कमी है तो उसकी जो आपूर्ति उसको सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही साथ राज्यों की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। किसको अधिकार है, संसद को भी और राज्य की जो विधानमंडल होती है उनको भी। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है। आगे कहा गया है कि जो निवारक निरोधी कानून है जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया, अब उन कानूनों के बारे में हम जानेंगे। मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से अब तक जो भी निवारक निरोधी जो कानून है वो कौन से बने, फिर वो कुछ निरस्त भी हो गए। अब तक हम सारे एक बार सबको पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आता है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950, जो कि 1969 में समाप्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, जिसे 1978 में निरस्त कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980 वो आया। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया चोर बाजारी निवारण एवं सुरक्षा वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आता है आतंकवादी और विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसको हम टाडा के नाम से भी जानते हैं, 1985। यह 1955 में समाप्त हो गया। ठीक है, तो जितने भी हैं अब तक जो भी हुए हैं वो मैं सब बताती चल रही हूँ आपको। आगे इसमें क्या बताया गया, आगे बताया गया है कि स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम, जो नशीले इस तरीके की जो वो होते हैं उनसे रिलेट। ठीक है, आगे है कि जो आतंकवादी निवारण अधिनियम 2002, जो कि 2004 में से निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 4 में इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। फिर लास्ट आता है गैर कानूनी गतिविधियां उनकी रोकथाम के लिए जो अधिनियम है 1967, जो 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित हुआ, जिसमें अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, तो चलिए आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब साथ में आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान में अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हो। मतलब हमारे भारत देश को छोड़कर और कोई भी लोकतांत्रिक ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर जो आंतरिक निरोध और निवारक संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। ठीक है, आगे कहा गया है कि अमेरिका में तो है ही नहीं, यूएसए जो अमेरिका है उसमें तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। ब्रिटेन में भी क्या किया गया, इनको दोबारा तब रखा गया जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार का जो टाइम था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय वह व्यवस्था थी। जब ब्रिटिश शासनकाल था तो भारत के अंदर भी जब उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद थोड़ी ना हुआ था, जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो जब भारत में भी क्या था कि जो ब्रिटिश शासनकाल है उसके समय भी यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए है कि बंगाल राज्य कैदी विधायक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसी के साथ जो आर्टिकल 22 है ये हमारा कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ जो हमारा फंडामेंटल राइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन सा हमारा मूल अधिकार है, कौन सा चलने वाला है, मतलब कल की क्लास में जो होगा उसको हम बोलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 में इसके बारे में सारी बातों के बारे में बताया गया है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर जो जो बातें बताई गई हैं सारी हम डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास में कोई कमी है। अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ जो हमारी ये क्लास है जो आप पढ़ रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।